हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं समीर कुमार सुधांशु आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की इस कड़ी में आज मैं फिर से आपके लिए एक बार पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेकर के आया हूं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप बोर्ड पे लिखा हुआ देख रहे हैं, ये हमारा पार्ट 5 वीडियो है और आज हम लोग प्रीपोजिशन को पढ़ने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, इससे पहले मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 को ऑलरेडी बना रखे हैं और जिन स्टूडेंट्स ने उन वीडियोस को नहीं देखा है, निश्चित रूप से इस वीडियो को देखने के पश्चात उन सभी को देख लेंगे, ताकि पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो संकल्पना है, फंडामेंटल ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो कॉन्सेप्ट है, वो आप में डेवलप कर सके। डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम लोग अपने टॉपिक की ओर आते हैं और आज हम लोग प्रीपोजिशन को देखते हैं कि हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि जब तक हमें किसी चीज की जरूरत नहीं होती है, ऑलरेडी हम लोग उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो जितने भी कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूं कि ये प्रीपोजिशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बेसिक्स में तो जो आपने पढ़ा सो तो है ही, परिभाषा आपको याद ही होगी, उदाहरण आपको याद ही होंगे, लेकिन अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि आपको ये कहाँ कहाँ काम आने वाला है, क्योंकि जब जरूरत बढ़ती है तो हम लोग उसको ध्यान देना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए भाई, अगर आप फिगर बनाते हैं, जिसे आप फिल इन द ब्लैंक कहते हैं, तो वहां पे आपको प्रीपोजिशन दिखने को मिलेगा। इस पे आधारित बहुत सारे सवाल मिलेंगे। उसके बाद अगर बात कर लें हम लोग, तो ये आपको क्लोज पैसेज में भी आपको बहुत सारे सवाल इसके देखने को मिल जाएंगे। और अगर बात कर लें हम लोग, तो कॉमन एरर्स, तो इस पर आधारित आपको बहुत सारे पूछे जाते ही हैं। साथ ही सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी इस पर आधारित बहुत सारे आपको आ सकते हैं। तो जब आप देख रहे हैं कि खास करके कंपटीशन में इसका इतना बड़ा रोल है, तो ये हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन आज भी जब प्रीपोजिशन की बात आती है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको परेशानी रहती ही है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि आपने बचपन से अभी तक इस पे कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश नहीं की। आपने रट्टा मारकर इसे याद कर लिया। आपने ऑन पढ़ लिया, ऑन को याद कर लिया, फ्रॉम को याद कर लिया, टू को याद कर लिया, विथ को याद कर लिया, बाय को याद कर लिया। ये आपने बचपन में किया था, आज भी उसी तरह से रट्टा मार करके काम चलाना चाहते हैं। तो मैं बिल्कुल बता देना चाहता हूं कि कंपटीशन में रट्टा मारकर पढ़ने से आपका काम नहीं चलेगा। तो हम लोग इसको सीखते हैं और हम लोग बच्चे की तरह सीखेंगे, ताकि जो इसकी अवधारणा है वो हमारे अंदर में डेवलप कर सके और हम इसको बहुत अच्छे ढंग से समझ सकें। अगर आप बात कर लें प्रीपोजिशन की, तो मैं आपको एक और चीज बता देना चाहता हूं कि प्रीपोजिशन का इस्तेमाल इसमें जो आप देख रहे हैं वो तो है ही। इसके बाद अगर आप बात कर लो फ्रेज की, तो फ्रेज में भी आपका जो है प्रीपोजिशन का इस्तेमाल बहुत सारा होता है। अगर आप बात कर लो इसमें फ्रेजल वर्ब की, तो भाई बिना प्रीपोजिशन के ये फ्रेजल वर्ब आपका बनेगा नहीं। बात कर लो प्रीपोजिशनल फ्रेज की, तो वहां भी आपका प्रीपोजिशन देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर के ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन जब भी ये बात आती है तो हम लोग परेशान होने लगते हैं कि ये हमारे लिए कहीं सरदर्द तो नहीं बन गया है। डियर स्टूडेंट्स, आज घबराना नहीं है, सिर्फ आपको शुरू से लेकर अंत तक ये वीडियो देखना है और मेरा विश्वास है कि वीडियो देखने के पश्चात आप जरूर कहेंगे कि आज मेरा सारा समाधान हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग अब प्रीपोजिशन को देखते हैं। जैसा कि प्रीपोजिशन की बात होगी तो इसे हिंदी में पूर्व सर्ग के नाम से जाना जाता है। और अगर यहां पर आप ध्यान दीजिए तो ये आपका प्रे प्लस पोजीशन से मिलकर बना हुआ है। अब देखो, प्रे माने क्या होता है भाई, तो पहले, और पोजीशन माना होता है आपका स्थान या आपका होता है स्थिति। अब है कि के पहले माने स्थिति में के पहले का सेंस है, स्थान से तात्पर्य है के पहले, यानी किसी चीज के पहले ये आता है। तो किसके पहले आता है, ये हमारा प्रीपोजिशन। तो यहाँ पे मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं कि प्रीपोजिशन या तो नाउन के पहले आता है या आपका प्रोनाउन के पहले आता है। ठीक है। और अगर आप परिभाषा की बात करेंगे तो बहुत सिंपल होगा कि ये वे वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आते हैं और आकर के काम क्या करते हैं भाई। तो प्रीपोजिशन आपका काम क्या करता है, तो ये रिलेट करता है। क्या करता है, रिलेट करता है। किसको रिलेट करता है भाई, तो इस प्रोनाउन और नाउन को ये रिलेट करता है। वाक्य में
अदर वर्ड से, यानी कि प्रेपोजिशन आपका जो है वो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आ करके रिलेट करने का काम करता है। किसको रिलेट करता है? तो नाउन प्रोनाउन के पहले आपका प्रेपोजिशन रहता है और उस प्रेपोजिशन के पहले जो ठीक वर्ड है, सपोज करो कि यहाँ पे प्रेपोजिशन आपका आया है और यहाँ पर जो आपका कोई वर्ड लिखा हुआ रहता है, इस वर्ड को ही ये नाउन या प्रोनाउन जो यहाँ पे आपका है, इस वर्ड को ये प्रेपोजिशन आपका रिलेट करता है, संबंध बताता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन होता है, वो इसे कंजंक्शन भी समझने की गलती कर बैठते हैं, लेकिन ये कंजंक्शन से टोटली डिफरेंट है, इसको आपको समझना होगा। तो ये रिलेट करता है। अब रिलेट करने से अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो सीधा समझो भाई, ये संबंध बतलाने का काम करता है। क्या बतलाता है? तो संबंध बतलाता है। किसका संबंध बतलाता है? तो इसके बाद जो नाउन या प्रोनाउन आता है उसका अन्य शब्द के साथ जो है वो संबंध बताने का काम करता है। तो अगर दूसरे शब्द में एक लाइन में बोलना चाहेंगे तो ये हमारा जो है रिलेटिंग वर्ड्स है। कौन सा वर्ड्स है भाई? ये हमारा रिलेटिंग वर्ड्स होता है। तो अब आपके पास में इसका कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप कर गया होगा। परिभाषा भी अब आप खुद से बना सकते हैं कि वे वर्ड्स जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध अन्य वर्ड के साथ बतलाता है, आपका प्रेपोजिशन कहलाता है। ठीक है, तो अब आप समझ गए हैं। अब देखिए जरा सा यहाँ पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। बहुत सारे लड़कों को यहाँ भी कंफ्यूजन होने लगता है। अब पोजीशन की बात आई तो पोजीशन हिंदी में भी होता है, पोजीशन आपका अंग्रेजी में भी होता है। तो अगर हिंदी पोजीशन की बात करें और अंग्रेजी पोजीशन की बात करें तो एक इसमें जो है डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? कि हिंदी में अगर हम लोग बात करें तो प्रेपोजिशन जो है वो बाद में आता है, और अगर अंग्रेजी की बात कर लें हम लोग तो ये हमारा पहले आता है। देखिए, मैं बच्चे की तरह आपको बताना चाहता हूं, सभी उम्र के स्टूडेंट्स को ध्यान में रख करके आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो बाद में आता है। अब कैसे आता है तो इसको आपको मैं एक उदाहरण से स्पष्ट कर दूं। सपोज कि मैंने लिखा कि ए राम से। अब देखो राम क्या है आपका? तो राम आपका नाउन है। भाई से क्या है आपका? तो आप कहेंगे कि ये मेरा प्रीपोजिशन है। तो देखो हिंदी में क्या हुआ कि नाउन के बाद आपका प्रीपोजिशन आया बाद में। और अंग्रेजी में आप इसको कैसे लिखते हैं? क्या राम विथ लिखते हैं कि आप इसको अंग्रेजी में विथ राम लिखते हैं? तो ऑब्वियसली आप कहेंगे कि राम विथ नहीं लिखते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है भाई? तो अंग्रेजी में ये किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है। प्रीपोजिशन जब भी आएगा तो ये कैसे आएगा? तो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आएगा। अगर आप ध्यान दीजिए तो यहाँ पे आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि ये क्रॉस आपका जो है रिलेशन बनाता है। हिंदी में प्रीपोजिशन बाद में जाता है, अंग्रेजी में प्रीपोजिशन पहले आता है। सीधी बात है। अगर मैं कहूं कि यहाँ पे ध्यान दीजिए कि धरती पर, तो भाई देखो धरती पर, धरती क्या है आपका? नाउन। पर क्या है आपका? प्रीपोजिशन है। तो देखो क्या हो रहा है भाई, ये इसके बाद गया। लेकिन अंग्रेजी में आप इसे क्या लिखते हैं? अंग्रेजी में हम इसे लिखते हैं ऑन अर्थ। अब ध्यान दो, पर धरती। तो ये रिलेशन आप ऐसे बनाते हैं। तो एग्जैक्टली ये अवधारणा आपके अंदर में विकसित होनी चाहिए। तो चलिए एक बात स्पष्ट हो गई कि प्रेपोजिशन मेरा क्या है भाई? तो ये हमारा रिलेटिंग वर्ड्स होता है। ये किसी नाउन या प्रोनाउन को वाक्य में मौजूद अन्य वर्ड के साथ रिलेट करने का काम करता है। अगर फंक्शन की बात करेंगे तो ये क्या करता है? किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर के उसको जो है वाक्य में मौजूद अन्य वर्ड के साथ रिलेट करने का काम करता है। तो चलिए इसको कुछ सेंटेंस के माध्यम से भी हम समझने का प्रयास करते हैं। क्योंकि कॉमन एरर के रूप में या इंप्रूवमेंट के रूप में या कह लो फिलर्स में ही अगर आप बात करो तो उसमें आपको सेंटेंस में ही इस तरह के सवाल आते हैं। तो कुछ सेंटेंस के माध्यम से ही इसे हम लोग अब समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि एक एग्जाम्पल अगर लिया जाए, तो एग्जाम्पल मैंने लिखा कि राम इज सेटिस्फाइड with the student।
अब यहां पर इस सेंटेंस को देखिए कि यहाँ पे स्टूडेंट आपका नाउन है और इस नाउन के पहले ये विथ आया है और ये विथ जो है ये आपका क्या है, प्रीपोजिशन है भाई। ये किसी नाउन के पहले आया है और इस नाउन का रिलेशन जो है वो किसी अन्य वर्ड के साथ बतला रहा है। तो इस वाक्य में ये किसके साथ बतला रहा है, तो सेटिस्फाइड के साथ भी बतला रहा है। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने कहा कि ही इज वेरी annoyed with C। तो क्या ये लिखा हुआ वाक्य सही है, तो ये लिखा हुआ वाक्य बिल्कुल गलत है। इसे आप समझिए थोड़ा सा। यहाँ पे ये सेंटेंस लिखने का मेरा एक उद्देश्य था कि यहाँ पर देखेंगे कि ये तो आप कहेंगे कि यहाँ पर आपका जो है वो क्या है, तो प्रोनाउन है और उसके पहले विथ आया है। तो प्रोनाउन तो भाई है ही और प्रोनाउन के पहले विथ आ ही सकता है। तो यहाँ पे गलत क्या हुआ, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे समझने की जरूरत है। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि किसी भी प्रीपोजिशन के बाद जो प्रोनाउन आता है ना, वो प्रोनाउन आपका जो है ऑब्जेक्टिव केस का होना चाहिए। ठीक है, प्रोनाउन ऑफ ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग यहाँ होता है, सीधा समझना है। यानी कि जब भी आप प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे तो वो आपका कौन से केस में होना चाहिए, तो ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा ये नाउन से आपका जो है वो डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है कि नाउन आपका जो है वो वाक्य में क्या करता है भाई, या तो सब्जेक्ट बनता है और या ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, प्रोनाउन के बारे में भी मैंने आपको पिछली वीडियोज में बताया है कि प्रोनाउन भी सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे समझना है कि नाउन आपका सब्जेक्ट बने या ऑब्जेक्ट बने, वो हमेशा आपका जो है वो नॉमिनेटिव केस में ही होता है। ठीक है, कर्ता कारक के रूप में ही रहता है। लेकिन प्रोनाउन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट क्या है कि प्रोनाउन जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो आपका ऑब्जेक्टिव केस में प्रयुक्त होगा। किस केस में प्रयुक्त होगा, तो ऑब्जेक्टिव केस में प्रयुक्त होगा। ये तो ऑब्जेक्ट बनेगा तब भी। और याद रखना है कि अगर प्रीपोजिशन के बाद आप प्रोनाउन ले रहे हो तो किस केस में लेना है आपको, तो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में लेना है। यहाँ पर देखो सी आपका नॉमिनेटिव केस है और नॉमिनेटिव केस में इस तरह से आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, यानी कि इस सी की जगह पे आपका हर होता, तब ये सही होता। एक और उदाहरण से इसको हम थोड़ा सा और स्पष्ट करना चाहते हैं। ये आपको परीक्षा में एक समस्या हो सकती है, बहुत बार इस तरह का सवाल भी आता है। जैसे मैंने लिखा कि द स्टूडेंट हैज बीन इल सिंस मंडे। अब यहाँ पे देखो भाई कि सिंस का प्रयोग हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कंपटीशन में। क्या कंफ्यूजन होता है भाई, तो ये सिंस जो है उसको वो कभी कभी कहाँ पढ़ता है, मैं बता दूं कि सिंस को वो कंजंक्शन में पढ़ता होगा। सिंस को वो कहाँ पढ़ सकता है भाई, तो सिंस को वो प्रीपोजिशन में पढ़ता है। सिंस को वो आपका एडवर्ब में भी पढ़ता है। तो अब आप कहेंगे कि सर सिंस तो हमने कंजंक्शन में भी पढ़ा था, प्रीपोजिशन में भी पढ़ा, एडवर्ब में भी पढ़ा, तो भाई इसको कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। बहुत ही सिंपल है इसको करना। और अगर बात करें तो ये सिंस की कहानी नहीं है। आप ध्यान देंगे तो आपका आफ्टर जो है वह आपका प्रीपोजिशन में भी मिलेगा, आपका कंजंक्शन में भी मिलेगा। बात कर लो भाई फॉर की, तो फॉर भी आपका जो है प्रीपोजिशन में मिलेगा, आपका कंजंक्शन में भी मिलेगा। तो इसको पकड़ते कैसे हैं, इसी के लिए तो हम आपको ये पढ़ा रहे हैं कि भाई इसको जब भी आपको पकड़ना हो तो सेंटेंस में ये काम कौन सा करता है, फंक्शन कौन सा करता है, आपको फंक्शन के आधार पर ही इसको चुनना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है कि इस सेंटेंस में आपका ये सिंस या आफ्टर या फॉर कौन सा काम करता है। तो इसी को समझने के लिए अब यहाँ पर देखिए कि सेंटेंस था कि द स्टूडेंट हैज बीन इल सिंस मंडे। मंडे क्या है भाई, नाउन है और नाउन के पहले आपका जो है वो कौन आ सकता है, तो प्रीपोजिशन आ सकता है। तो देखो भाई ये सिंस यहाँ पे क्या मेरा कंजंक्शन है,
कंजंक्शन रहता तो जोड़ने का काम करता। एडवर्ब है क्या? एडवर्ब तो है नहीं है यहाँ पे, तो एक्चुअल में है क्या ये? तो ये हमारा प्रेपोजिशन है। इस पर मैं आगे एक वीडियो बनाऊंगा स्पेशली कि जो प्रेपोजिशन वर्सेस आपका कंजंक्शन होगा, और उसमें मैं इसको स्पष्ट करूंगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। अभी तो हम लोग बच्चे की तरह सीख रहे हैं, ये हमारी बेसिक की बातें हैं, तो हम लोग इसको इस तरह से चल रहे हैं लेकर के। तो आप देख रहे हैं ना कि हमारा प्रेपोजिशन क्या करता है भाई, तो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है। ऊपर वाले सेंटेंस में देखो स्टूडेंट नाउन था, इसके पहले आकर के सेटिस्फाइड से आप उसका रिलेशन बताया। यहाँ पर देखो कि यहाँ पे हर जो आया था, इस हर का इस एनवर्ड के साथ रिलेशन बता रहा है। यहाँ पर देखिए कि इल का रिलेशन जो है वो मंडे से आकर के बता रहा है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं ना कि प्रेपोजिशन क्या करता है भाई, तो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है और उसका संबंध अन्य वर्ड जो सेंटेंस में होता है उससे बताता है। चलिए, इससे संबंधित एक और इम्पोर्टेंट जानकारी है जिसको अब हम लोग सीखते हैं। एक कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चलिए हम आपको एक इम्पोर्टेंट चीज बता देते हैं कि ताकि थोड़ा सा पढ़ के भी आपका बहुत सारा काम हो सके। तो टू के बाद अगर वर्ब का प्रयोग करना हो तो 99% केस में आपका टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म इस्तेमाल होता है। अगर टू के बाद आप V2 का प्रयोग करते हैं, V3 का प्रयोग करते हैं या V5 का प्रयोग करते हैं तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। और आपका एक फ्रेज है एकस्टम्ड टू, ठीक है, यानी कि वर्ब टू बी प्लस आपका एकस्टम्ड टू, एक जो है वो फ्रेज की तरह इस्तेमाल होता है। इसके बाद एकस्टम्ड टू के बाद आप V1 भी ले सकते हैं और V4 भी ले सकते हैं। यहाँ पे आपका जो है वो V4 का भी प्रयोग सही होता है, लेकिन 99% केस में आपका जो है इसके बाद V1, V2, V3, V5 में से अगर हमको प्रयोग करना होगा तो केवल और केवल आपका V1 सही होता है। और अगर जनरल वे में आप कहेंगे तो V4 का प्रयोग करना भी इसके साथ गलत होगा। ठीक है, वो कौन सी स्थिति है जहां पे आपका टू के बाद V1 सही हो जाता है, तो वर्ब टू बी प्लस एकस्टम्ड टू के बाद आपका V1 भी सही होता है और V4 भी सही होता है। ठीक है, और एक और हो सकता है कि वर्ब टू बी प्लस यूज्ड टू के बाद आपका V4 सही होता है। बस यही दो स्थितियां हैं जहां पे टू के बाद आपका V4 सही होता है। और टू को हटा दीजिए तो प्रेपोजिशन कोई भी हो, इसके बाद आपका V4 का ही प्रयोग सही होता है। इसके साथ आप V1 या V2 या V3 या V5 लगाएंगे तो ये सब के सब आपके गलत हो जाते हैं। इस पर आधारित बहुत सारे सवाल आते हैं। एक उदाहरण से भी हम इसको अभी स्पष्ट कर देना चाहते हैं, तो चलिए इसको थोड़ा सा स्पष्ट करते हैं। जैसे अगर हमने लिखा कि आई वॉज स्टॉप्ड फ्रॉम इंटर द रूम, मान के चलो ऐसा सेंटेंस लिखा हुआ है कि आई वॉज स्टॉप्ड फ्रॉम इंटर द रूम, तो यहां पर देखिए फ्रॉम आपका प्रीपोजिशन आया है और इस प्रीपोजिशन के बाद जो आपका इंटर है वो वर्ब का पहला फॉर्म है। तो क्या यहाँ पे इंटर लिखना सही होगा? क्या यहाँ पे आप इंटर्ड लिख सकते हैं? क्या आप यहाँ पे इंटर्स लिख सकते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने क्या कहा कि टू के बाद ही केवल V1 का प्रयोग सही होता है, से सब के साथ आप V4 का प्रयोग करिए, वो सही हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे फ्रॉम के बाद ये इंटर का प्रयोग करना गलत है, यहाँ पे आपका ये इंटरिंग होता है। ठीक है, इसके साथ अगर आप इंटर्स या इंटर्ड जैसा प्रयोग करेंगे तो ये आपका गलत हो जाता है। एक और चीज हम आपको भी बता देना चाहते हैं, थोड़ा सा इसको समझिए। परीक्षा में खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इस पर बहुत सारे सवाल आते हैं, और अगर मैं प्रीपोजिशन आपको पढ़ाऊंगा तो दो तरीका से बताऊंगा। वैसे तो इसको अगर आप बांटेंगे तो बहुत सारे इसमें निकल सकते हैं। तो प्रीपोजिशन को अगर आप देखेंगे तो प्रीपोजिशन में सीधा समझिए कि इसको हम दो तरह से पढ़ाएंगे। एक आपका जो है सिंपल वाला प्रीपोजिशन होगा और दूसरा जो है ये आपका फिक्स प्रीपोजिशन होता है। और फिक्स प्रीपोजिशन जो है
ये काफी ज्यादा आपको एग्जामिनेशंस में आता है। ये तो बचपन से आप करते आए हैं, मुझे विश्वास है आपको याद ही होगा। जैसे आप ऑन पढ़ते हैं, टू पढ़ते हैं, ऑन टू पढ़ते हैं, जैसे आप इसमें फ्रॉम पढ़ते हैं, ये सब तो आपने बचपन से किया है। ये तो मैं कभी भी आपको करवा दूंगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये फिक्स प्रीपोजिशन जो है ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में चाहे आप क्लोज टेस्ट की बात कर लो, चाहे आप कॉमन एरर्स की बात कर लो, चाहे आप फ्रेजल वर्ब की बात कर लो, इससे सवाल तो उठते ही उठते हैं, तो इसको आप नहीं छोड़ सकते और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अब चला जरा सा इसको हम समझते हैं कि ये फिक्स प्रीपोजिशन क्या होता है भाई। सपोज करिए फिक्स प्रीपोजिशन से हमारा तात्पर्य, आपको वैसे प्रीपोजिशन से है, फिक्स प्रीपोजिशन से हमारा तात्पर्य वैसे प्रीपोजिशन से है कि किसी खास वर्ड के साथ कुछ निश्चित प्रीपोजिशन का ही प्रयोग हो सकता है, उसके साथ अगर आप अदर प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। और इसमें समझिए थोड़ा सा, ये प्रीपोजिशन जो बदलता है तो अर्थ में भी परिवर्तन कर देता है। अब जरा सा इसको ध्यान देना पड़ेगा कि ये कैसे हो सकता है हमारा। तो अब एक एज फॉर एग्जाम्पल देखते हैं और वहां पे आपको और कुछ चीजों का ध्यान देना होता है। जैसे कि मान के चलिए मैंने लिखा एंग्री। अब एंग्री के साथ भाई कितने प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हो सकता है? तो एंग्री के साथ में आपका विथ का इस्तेमाल होता है और एंग्री के साथ में आपका एट का प्रयोग होता है। अब विथ कहाँ लगाते हैं और एट कहाँ लगाते हैं, अगर यही आपको नहीं पता है तो फिर ये आपको काफी परेशान करेगा और खास करके फिलर्स तो आपसे बनने से रहा। तो एंग्री के साथ विथ आप जब somebody रहता है, यानी किसी व्यक्ति विशेष के सेंस में आप लेते हैं, किसी व्यक्ति विशेष से रिलेट करते हैं, तो वहां पे आप विथ लेते हैं। और किसी चीज यानी कोई चीज से अगर आपको रिलेट करना होता है समथिंग, तो वहां पे आप एट का प्रयोग करते हैं। ये आपको जानकारी में होनी चाहिए। जैसे कि एक एज फॉर एग्जाम्पल देखिए कि मैंने एक सेंटेंस लिखा कि मोना इज वेरी एंग्री डैश हर फ्रेंड। अब देखो भाई यहां पे अगर ऑप्शन दे दे आपको एट, ऑन, टू और यहां पे दे दे विथ, तो आप क्या चुनोगे? सबसे पहली बात कि एंग्री के साथ में आपका कौन कौन सा प्रीपोजिशन आता है वो आपको आना चाहिए। अगर आपको यही नहीं आता है तब ये सवाल नहीं बनेंगे। तो अभी आपने देखा कि एंग्री के साथ आप विथ लेते हैं और एट लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो कि भाई ऑन को हटा सकते हैं, टू को हटा सकते हैं, मामला फंस गया एट में और मामला फंसा विथ में। तो मैंने क्या कहा, विथ किसके लिए लेते हैं? विथ somebody। देखो फ्रेंड क्या है उसका, ये somebody है। तो यहाँ पे आप एट लेंगे कि विथ लेंगे? तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोगों को विथ लेना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से एक एट पर भी आधारित देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा कि आई एम एंग्री विथ योर बिहेवियर। अब सपोज करिए कि ऐसे आपको कॉमन एरर दे दे, यहां पे आपका नो एरर लिखा रहे, ये आपका ए होगा, ये आपका बी होगा, ये आपका सी और डी होगा। तो आप कैसे इसको पकड़ेंगे कि यहाँ कहाँ एरर है? तो यहां पर भी देखिए कि ये एंग्री आया हुआ है और एंग्री के साथ में विथ लिया हुआ है। तो यहां पर देखो कि योर बिहेवियर। अब बहुत सारे लड़के को लगता है कि आदमी से यहाँ पे somebody से ये रिलेट हो रहा है। नहीं भाई, somebody के व्यवहार से रिलेट हो रहा है, उसके बिहेवियर से रिलेट हो रहा है। यहाँ पे ये बिहेवियर जो समथिंग है ना, इससे ये रिलेट हो रहा है। और समथिंग के लिए आप क्या करते हैं? विथ लेते हैं या एट लेते हैं? तो वहां पे हम लोग क्या लेते हैं? एट लेते हैं। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं ना कि फिक्स प्रीपोजिशन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये हमको कितना परेशान कर सकता है। तो इसको तो मेमोराइज करना पड़ता है, आप इससे भाग नहीं सकते हैं। ये करने की चीज है, जितना करेंगे उतना ज्यादा आपको इसमें परफेक्शन आएगा। तो आज आप स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे कि हमारा प्रीपोजिशन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है और प्रीपोजिशन पर कितने सवाल आ सकते हैं, ये हमारे लिए कितना मायने रखता है। सारी तरह की अवधारणाएं स्पष्ट हो गई है। मुझे विश्वास है कि आपका कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, आज अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, इसे जितना हो सके शेयर करें ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसको बेनिफिट मिल सके। डियर स्टूडेंट्स,
आज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।